धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे यहाँ साथ एक बहुत बड़े हस्ती मौजूद हैं जो कि एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आदमी सोच नहीं सकता, आज के ज़माने में सोच नहीं सकता। ये नई पीढ़ी को शिक्षित करने की बात सोच रहे हैं। जो आ रही है पीढ़ी, उसको किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए, किस तरीके से वो इन कठिनाइयों से लड़े, उसके लिए ये अपना सब कुछ लगा के सरकारी नौकरी छोड़ के और निकले हुए हैं। हिंदुस्तान में तो जाते हैं, ये छोटे बच्चों नौनिहालों को भी, मिडिल एज को भी ट्रेन करते हैं। उसके साथ उनके वालिदैन को, उनके जो गार्जियंस हैं, उनको भी ये बताते हैं कि ज़िंदगी क्या है और किस तरीके से आना चाहिए, जो समाज में आज बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बेराह रवी हो गई है समाज में कि किसी को पता नहीं कि हमें करना क्या है। हमारे साथ सैयद सईद साहब हैं, आप खैर मकदम है आपका। थैंक यू। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि एक दिशा दे रहे हैं, क्योंकि दिशाहीन हो गया है इस वक्त। जो चीज़, हर चीज़ दिशाहीन है। लोग आज स्कूल जाते हैं, क्लास पहले दर्जे में लड़के को भर्ती करा देते हैं कि बस पढ़ लीजिए, पढ़ लेगा तो क्या करेगा ये नहीं सोचते, पढ़ ले। लड़का पढ़ के निकलता तो उसको पता नहीं होता वो क्या करेगा। डॉक्टर बनना, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो कुछ नहीं। यानी कोई एक एम नहीं है। आप जगह जगह जाके के बताते हैं कि एक ज़िंदगी का एम होना चाहिए। जैसे अब बाहर खड़े थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने कहा भाई हमारा तो काम ये है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। वही चीज़ है कि जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तो पाने की आपको ललक भी नहीं होगी और पाने का मज़ा भी नहीं आएगा, पा भी नहीं सकते हैं। तो आप ये बताइए, आपने जो ये राब्ता फाउंडेशन बनाया है, जिसके लिए आप पूरे हिंदुस्तान में और अरब ममालिक में भी गए, जो उनको ये बताने के लिए कि ज़िंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इसके बारे में ज़रा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि आप ये क्यों शुरू किया और ये है क्या। पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि बड़ा टिपिकल सा सब्जेक्ट है, आम लोगों को नहीं पता होता कि इसकी ज़रूरत क्यों। हाँ, एलिट के साथ क्लास में हमने देखा पर्सनैलिटी क्लासेस होती हैं, फलानी क्लासेस होती हैं, लेकिन वो क्लासेस होती है उसके बाद एक बहुत अच्छा लंच होता है, उसको भूल जाती है। लेकिन आप तो सड़कों पे रुक रुक के भी ये कार्य प्रोग्राम करते, बच्चों को रुक रुक के प्रोग्राम करते। ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को आखिर राब्ता जो फाउंडेशन है ये है क्या, और आपको बड़ी बड़ी जो फलाही तंजीमें वो भी इनवाइट करती हैं इस काम के। जी, तो ज़रा सबसे पहले अनीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि अनीस साहब धाकड़ खबर का कहिए। धाकड़ खबर का, हाँ। तो इसके तवज्जो से आपके रूबरू होने का मौका मिला। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 14 साल से 2006 से तकरीबन 20 रियासतों में गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी घूमते रहता हूँ। व्यक्तित्व विकास मेरा सब्जेक्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी जिसे कहते हैं। शख्स से शख्सियत बनने का जो एक सफ़र होता है, इट्स ए नॉट, ये एक पर्सनालिटी मीन्स एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। और हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, मतलब पहचान, अच्छी पहचान, बुरी पहचान। और उस पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का। कोई भी पर्सनालिटी हो, कोई भी पहचान हो, एक तो विरासत में पहचान मिलती है, वो असल पहचान नहीं होती। जोग्राफिकल पहचान, तारीख से पहचान, कौम से पहचान, काफ़िले से पहचान, कबीले से पहचान, बहुत सारी पहचान हमको विरासत में मिली। और सबसे एक अहम पहचान इंसान की। तो इंसान की असल पहचान विरासत से कहीं ज़्यादा उसके अंदर होती है, इनकलाब पैदा करने वाली। तो मैं अपने जब कॉलेज के ज़माने में एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था। मैं बहुत ही बैक बेंचर, डरपोक बच्चा था, और उस वर्कशॉप का मेरे पे बहुत असर हुआ। हर एक में टैलेंट होता है, हर एक में खूबी होती है। सिर्फ वो खूबी को उभारने में जो एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, हर बच्चा जैसा मानते फूल है, पौधा है, उसको उभारने के लिए जब तक रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट ठीक से उसको खाद न दी जाए तो कैसे परवान चढ़ेगा। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो शख्सियतें अच्छी हैं। जहाँ पीस होता है वहाँ तरक्की होती है, जहाँ पीस नहीं होता। और ये धर्म तो इसलिए आया है, मज़हब का वजूद इसलिए आया है कि इंसान को इंसानों की गुलामी से आज़ाद कराना। और कुछ लोग नहीं चाहते कि सब आज़ाद हो जाए, ज़हनी तौर पर गुलामी में रहें। और पहचान तब होगी जो आज़ाद होगा। जी।
और क्रिएटिविटी, न्यूनेस। तो हम ये बताते हैं उन बच्चों में जो ऐसे कंतरे में मुब्तला हैं, हमारा टारगेट वो मेरिट होल्डर नहीं है, वो टॉप क्लास का नहीं है, वो वक्त की ज़रूरत है, उसकी उसमें वो खूबी थी। इसका मतलब 35 में उससे एक अलग खूबी है जो उसमें नहीं है, उसमें भी खूबी है। उन खूबियों को उजागर करते कैसे उजागर है? तो मैं भी उसी भीड़ की इकाई था, लास्ट बेंचर। एक वर्कशॉप ने मेरी ज़िंदगी बदली, क्योंकि वहाँ से फिर मैं अपना एजुकेशन हासिल किया, 23 साल नौकरी की। लेकिन बच्चों के बीच में जब मैं रहता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर, उनका पोस्चर, उनका अंदाज़, वो देखकर मुझे फ़िक्र लगती थी कि इनको कोई ट्रेनर मिल जाए, इनको ये बारूद है, इनको सही चिंगारी मिल जाए। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। कोइंसिडेंटली मैं लाइब्रेरियन था, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना शख्सियत साजी। सबकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर मैं इसी पे पढ़ता रहा, और बाद में मुझे ऐसा लगा इसमें काम करना चाहिए। तो सवाल ये होता है आत्मविश्वास का, खुद एतमादी का। तो देखिए, पर्सनालिटी का नाम होता है नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पर्सनालिटी। सिर्फ डिग्रियों से पर्सनालिटी नहीं बनती साहब, किसने बोला? ये तो टिकट है, वरना डिग्रियों से पर्सनालिटी बनती तो आज ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने इंजीनियर हमारे पास बेकार हैं। तो सलाहियतों को उभारने के लिए एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस? तो ये ड्रॉप आउट जो हो रहा है, ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? वो तबका जो बैक बेंचर है, ड्रॉप आउट इसलिए होता है, उनके दिमाग में ये बिठाया गया है नौकरी मतलब बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली। अब कितने लोग गुलाम बनेंगे और कितनों को नौकरियां दी जाएंगी और कहाँ तक दी जाएंगी बगैर सलाहियतों के? तो इसीलिए ड्रॉप आउट भी होता है कि पढ़ लिख के क्या करेगा भाई, बेकार घूम रहे हैं, छोड़ दे। उनको ये बता, हम गांव शहर घूमकर पर्सनैलिटी को बनाने में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। और उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई एजुकेशन आप दिलवाइए, इसलिए कि इसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को ये जाने। एजुकेशन एक कंपटीशन नहीं है, एक जर्नी है, एक सफ़र है। और एजुकेशन का सिंपली मतलब ये कि सही लिखने, सही पढ़ने आना चाहिए, फिनिश, और कुछ नहीं। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी है। हम पेरेंटिंग वर्कशॉप लेते हैं। अच्छा, आपने बताया कि पढ़ना सिर्फ एक स्टेज है, तो जो पर्सनैलिटी उससे उभारते तो उसके लिए आप क्या? देखिए, वो इल्म बेकार है जो काम करना तो सिखा दे, लेकिन ज़िंदगी जीने का सलीका ना सिखाए। इल्म एक्चुअली संवारने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए है। शख्सियत तो सबकी है साहब, सब हीरे हैं, सब सोना है, सब चांदी है। तो एक्चुअली अपने आप को जानने के लिए उसमें इल्म हासिल करना मतलब समझकर हासिल करना। यहाँ समझकर हासिल करने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। खूब रट्टा मारो, पोपट की तरह रटो, एग्ज़ाम में पेपर दो, बाहर आने के बाद पेपर सबमिट, नॉलेज डिलीट। तो ऐसी नॉलेज से क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि वो एक पेज एप्लीकेशन लिख नहीं सकता, 4 लाइन लिख नहीं सकता। आप चैलेंज देता हूँ मैं, देखिए। नहीं, वो तो है, हाँ, मैं भी देखता हूँ। तो असल में हम क्या चाहते हैं कि हर वो काम जिसमें पसीना बहाना है, अजीम होता है, बड़ा होता है। तो आप अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ इल्म की रोशनी वहाँ पहुँच जाए, उस काम में अगर दर्जी हैं तो रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री खोल सकता है जी। इल्म जहन को खोलने के लिए है जी, सुकड़ने के लिए नहीं है। क्रिएटिविटी, न्यूनेस, जानना, समझना, और समझकर जो इंसान पढ़ता है खुद ब खुद उसकी पर्सनालिटी बनती है। ये बनाई नहीं जा सकती, भले कितने भी ट्रेनिंग हो। उसके पास प्यास भी तो चाहिए, उसके पास सपना चाहिए, उसके पास मकसद चाहिए। आपने अभी कितनी इस तरीके की वर्कशॉप ली होंगी अपने? 2000 के करीब मेरे वर्कशॉप हो चुके हैं जी, और ये सफ़र जारी है जी एज ए ट्रेनर। और हम गांव शहर इसलिए भी घूमते हैं कि एक फ़न है, ट्रेनर एक फनकार होता है, तो टीचर भी एक फ़नकार है। वालिदैन को भी इस फ़न से आगाह होना ज़रूरी है। तालीम और तरबियत सबसे बड़ा पर्सनैलिटी उभर के सामने क्यों नहीं आती? बच्चों का करियर दाव पे इसलिए लगता है, तालीम और तरबियत दोनों को जब मिलाते हैं तब पर्सनैलिटी बनती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज इक्वल टू पर्सनैलिटी, नॉलेज प्लस एक्शन। तो तालीम जो है 80% काम है पेरेंट्स का। पेरेंट्स तरबियत
सॉरी, तरबियत जो काम है 80% वो है, वो वालिदैन को तरबियत देनी चाहिए, असल चीज़ 80%, 20% टीचर के हाथ में है। अब वालिदैन क्या चाहते हैं, तरबियत को भी ख़रीदना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए कि ज़्यादातर वालिदैन का ये रहता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, यही ख्वाहिश रहती है, और वो क्या उस हिसाब से सबसे बेवकूफ़ ख्वाहिश है, वो बेवजह की है, लालच भरी है। उनकी ख्वाहिश एक ही होना चाहिए हर वालिदैन की, बेटा कुछ भी बन, अच्छा इंसान बन। कलेक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन क्या करें? ये इंसानियत तो कहीं आती नहीं है, वालिदैन कभी सोचते नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि बस इसको हमने, सज़ा उनको ही मिलेगी बाद में। वो इसीलिए वो IAS की ट्रेनिंग कराते हैं। कराइए ना, IAS कराइए। ऐसा होता है तो रेवोल्यूशन IAS ऑफिसर ने कभी नहीं लाया। IAS की बात नहीं, मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग की, डॉक्टर्स, ये लोग मादा परस्त हो सकते हैं, इनका कम्युनिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आप किस जिस दिन डेवलप होता है वो उस दिन मोहल्ला छोड़ता है, कौम की पूरी मदद लेता है, पूरी मदद लेता है, और जिस दिन फल देने का वक्त आता है मोहल्ला छोड़ देता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आपकी, अब्बा की मैयत को आया तो बोनस है बाद में। आप ये बताइए कि आप उस तरीके से कि पेरेंट्स को कैसे करते हैं? 0 से लेकर एट द एज ऑफ 19 तक बच्चों के जहन का हिस्सा बनना ज़रूरी है। अच्छा। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। वो हम टेक्निक सिखाते हैं कि उनकी सोचों का हिस्सा कैसे बने, और उसके लिए क्या लाअमल बनाएं, क्या प्लानिंग हो, और उसके लिए उसके जहन का हिस्सा बने, उसके रुझान को समझें। और ये साबित हुआ है उनको वक्त दें, माँ और बाप दोनों। जिन बच्चों को माँ बाप की क़ुर्बत मिलती है, ऐसे बच्चों में खुद एतमादी ज़्यादा होती है। तो वो कैसे दें आप, कैसे दें? वो हर एक का अंदाज़ा अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है। उसको वक्त देना, क्योंकि उसको ये एहसास होना चाहिए कुदरती तौर पर दो एक अजीम ऐसी हस्तियाँ हैं जो विदाउट प्रोफेशनली, जो बदले में कुछ नहीं चाहती अपनी औलाद से। ये मैसेज, उन रिश्तों की अजमत का एहसास उनको वालिदैन, बच्चे नक्काल होते हैं, वो रोल मॉडल मानते हैं माँ और बाप को। तो एक ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी तरबियत की होती है कि उनके सामने आप गुटखा खाएंगे, उनके सामने आप झूठ बोलेंगे, उनके सामने रिश्तेदारों की गिबत करेंगे, तरबियत कहाँ से होगी साहब? वो चीज़ बच्चे में ट्रांसफर होगी। ऑब्वियसली आप गुटखा उससे मंगाएंगे और उम्मीद रखेंगे गुटखा ना खाए, वो पान उससे मंगाएंगे, बोलेंगे पान ना खाएं, दारू भी उसको मंगाएंगे, नहीं पिएगा दारू। तो उसके सामने आप एक आइडियल बनना, क्योंकि उतना आसान काम भी नहीं है आइडियल बनना, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके लिए उसको समझना, उसको सुनना, ये जब तक आप अपने लाए-अमल में नहीं लाएंगे। और एक लंबा उसका एक तरीका है, 3 घंटे का इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग हम लेते हैं। अच्छा जी। तो आप विदेशों में भी जाके आपने ये किए कर रहे हैं, सारी जगह कर रहे हैं ये सारा कुछ। जी जी। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? देखिए, आप काम के हैं तो ख़ुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कदर शनास, खोटे सिक्कों को भी शहर में चल जाने दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने वक्त दिया। और जो काम आप कर रहे हैं वो इतना स्ट्रेनियस काम है, इतना मेहनत का काम है, और एक अलग तरीके का काम है कि आप उन बच्चों में यानी छुपी हुई प्रतिभा को उन्हीं से तलाश करवाने की बात करते हैं, उनके माँ बाप के अंदर से, उनके बच्चों के अंदर से लाते हैं। बहुत बड़ी काम, बहुत खैर है। अल्लाह आपको और भी तरक्की दे। इसी के साथ हम आपसे शुक्रिया के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया के साथ का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपील भी करते हैं कि आप सईद साहब हमसे कांटेक्ट कर रही है, हम सईद साहब से कांटेक्ट करा देंगे। आप भी इनको बुलाइए अपनी तरफ, और इनकी जो डेवलपमेंट का जो काम है वो उसमें ज़रूर अपने बच्चों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, अपनी संस्थाओं को इनके लेक्चर करवाइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।